सामीन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखुलूस आदाब। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस सोशल मीडिया में आप सबका इस्तकबाल है। पेश खिदमत है उर्दू न्यूज़ मैगजीन। न्यूज़ मैगजीन के आगाज में आइए सुनते हैं हालात हाज़िरा पर मबनी जहानुमा। आज जहानुमा के मुंतखबा मौज़ूआत में शामिल हैं हुकूक इंसानी की पाकिस्तानी कारकुन करीमा बलोच कनाडा में मुर्दा पाई गईं, नेपाली वज़ीर आज़म के.पी. शर्मा ओली पार्टी चेयरमैन के ओहदे से बरतरफ, माधव कुमार बनाए गए नए चेयरमैन, लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश के दरमियान 20 मुकामात पर चीन के हमले का अलर्ट, हांगकांग के मारूफ जमहूरियत पसंद कारकुन नाथन लॉ की बरतानिया में सियासी पनाह की दरख्वास्त और ब्रेक्जिट मामले पर यूरोपीय यूनियन आइंदा बरस भी बरतानिया से बातचीत के लिए तैयार। कनाडा में पनाह गुज़ीन पाकिस्तान की हुकूक इंसानी कारकुन करीमा बलोच मुर्दा पाई गई हैं। बरतानवी वेबसाइट guardian.com में शाये एक रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ बलोच सियासी कारकुन और बलोच तलबा तंजीम BSO की पहली चेयरपर्सन करीमा बलोच की लाश कनाडा के शहर टोरंटो से बरामद हुई है। guardian.com के मुताबिक 37 बरस की करीमा बलोच को 2016 में कनाडा में उस वक्त सियासी पनाह मिली थी जब पाकिस्तान के शोरीज़दा सूबा बलोचिस्तान में इंसानी हुकूक की कारकुन की हैसियत से काम करने की वजह से हुक्काम से उन्हें धमकियां मिली थीं। साल 2016 में BBC की तरतीब शुदा दुनिया की 100 बाअसर खवातीन की फहरिस्त में शामिल करीमा बलोच के शौहर और कनाडा में पनाह गुज़ीन पाकिस्तानी कारकुन हिमाल हैदर के मुताबिक करीमा बलोच इतवार को टोरंटो के सेंटर आइलैंड के लिए निकली थी, लेकिन वो वापस नहीं आई। टोरंटो पुलिस की जानिब से उनकी तलाश में मदद देने के लिए ट्विटर पर पैगाम भी जारी किया गया था, लेकिन पीर के रोज़ उनकी लाश मिली। उनके शौहर हिमाल हैदर ने कहा कि ये खुदकुशी का मामला नहीं है। उनके मुताबिक करीमा बलोच एक मजबूत दिल की खातून थीं जो खुदकुशी नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि इस वाक़े में किसी साजिश को मुस्तरद नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान में उनके घर पर 2 बार हमले हो चुके हैं और उन्हें धमकियां भी मिली थी कि वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा न लें। लेकिन करीमा बलोच ने ऐसा नहीं किया और कनाडा रवाना हो गई। हिमाल हैदर के हवाले से guardian.com ने लिखा है कि 1 महीने पहले भी उन्हें सोशल मीडिया पर धमकियां मिली थी और कहा गया था कि उनके भाई और बीवी को निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने इन धमकियों को संजीदगी से नहीं लिया था, क्योंकि बलूचिस्तान में हुकूक इंसानी की पामाली के खिलाफ आवाज़ उठाने पर उन्हें इस तरह की धमकियां अक्सर मिला करती थीं। बहुत सारी तंजीमों ने करीमा बलोच की हलाकत की मजम्मत की है और तहकीकात का मुतालबा किया है। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल कहा है कि कनाडा के शहर टोरंटो में समाजी कारकुन करीमा बलोच की हलाकत इंतहाई अफसोसनाक है और ये कि इसकी फौरी और मौसर तहकीकात होनी चाहिए और मुजरिमों को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। अखबार के मुताबिक मुख्तलिफ राय रखने वाली बलूचिस्तान की करीमा बलोच दूसरी पाकिस्तानी शहरी हैं जो इस बरस जिला वतनी में मुर्दा पाई गई हैं। इससे कबल मई में बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की पामालियों के बारे में लिखने वाले और पाकिस्तान में जान की धमकी मिलने के बाद स्वीडन में पनाह लेने वाले सहाफ़ी साजिद हुसैन स्वीडन की एक नदी में मुर्दा हालत में पाए गए थे। नेपाल में बरसरे इक़्तिदार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सेंट्रल कमेटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पुष्प कमल दहल प्रचंड ने वज़ीर आज़म के.पी. शर्मा ओली को पार्टी के चेयरमैन के ओहदे से ये कहकर बरतरफ कर दिया है कि उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई का फैसला किया गया कि ओली ने पार्टी की तश्कील के 2.5 बरस बाद उसे 2 धड़ों में तकसीम कर दिया है। रोजनामा टाइम्स ऑफ इंडिया में शाया एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी की मरकजी कमेटी ने इत्तेफाक राय से माधव कुमार नेपाल को पार्टी का चेयरमैन मुंतखब किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने मरकजी कमेटी रुकन रेखा शर्मा के हवाले से लिखा है कि अब पुष्प कमल दहल और माधव कुमार नेपाल पार्टी के उसूल ज़वाबित के मुताबिक यके बाद दीगरे इजाज़ की सदारत करेंगे। प्रचंड की क़यादत वाले धड़े की इस मीटिंग में 446 अरकान में से 313 मेंबर मौजूद थे। प्रचंड की क़यादत वाले धड़े ने पार्लियामान को फिर से बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने का भी फैसला किया है। ख्याल रहे कि वज़ीर आज़म के.पी. शर्मा ओली की ईमा पर इतवार को पार्लियामान के तहलील किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में 11 अर्जियां दाखिल की गई हैं, जिनमें पार्लियामान की बहाली का मुतालबा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म प्रचंड और ओली के दरमियान इक़्तिदार से मुतालिक इख्तिलाफ़ात के बाद वज़ीर आज़म ओली के कहने पर नेपाली सदर विद्या देवी भंडारी ने पार्लियामान की तहलील का हुक्म दिया है।
पार्टी के रुकन सुनील मेनन धर के मुताबिक पार्टी ने दीगर अहम सियासी जमातों के साथ मिलकर मुल्क गिर एहतजाजी रैलियों के एहतमाम का भी फैसला किया है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ओली ने मरकज़ी कमेटी के अपने करीबी रहनुमाओं के साथ एक अलहदा मीटिंग का एहतमाम किया और आइंदा बरस 18 से 23 नवंबर के दरमियान काठमांडू में 1199 अरकान की एक नई कमेटी के साथ पार्टी के आम जलसे का ऐलान किया। मीटिंग में कायमा कमेटी के रुकन प्रदीप ग्याली ओली की क़यादत वाले धड़े के तर्जुमान भी मुंतखब किए गए। भारतीय फौज ने लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 20 ऐसे हसास मकामात की निशानदही की है जिनमें सर्दियों के खत्म होने और बर्फ के पिघलने के बाद चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जानिब से सरहदी हमलों और सरकशी का खदशा है। रोजनामा टेलीग्राफ ने इंटेलिजेंस ब्यूरो से ताल्लुक रखने वाले एक सिक्योरिटी अफसर के हवाले से लिखा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अब लाइन ऑफ कंट्रोल में तब्दील होती जा रही है। टेलीग्राफ से बात करते हुए सिक्योरिटी अफसर ने कहा कि इंडियन आर्मी और इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हमलों के मंसूबे की खबरों के दरमियान उन 20 मकामात पर फौज भेज रही है। सिक्योरिटी अफसर के मुताबिक फौज और ITBP दोनों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर नई सरहदी पोस्टों की तामीर में मसरूफ हैं। इसके अलावा ऑपरेशनल सलाहियत और बुनियादी ढांचों को मजबूत करने का मंसूबा भी है ताकि इस तरह की किसी भी सरकशी को रोका जा सके। ख्याल रहे कि इससे कबल लद्दाख में कई मकामात पर भारतीय और चीनी फौजें आमने सामने हो चुकी हैं। हांगकांग के मारूफ जमहूरियत पसंद कारकुन नाथन लॉ ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने बरतानिया में सियासी पनाह की दरख्वास्त दी है। साबिक कानून साज नाथन लॉ ने हांगकांग में हुक्काम के क्रैकडाउन के दौरान ये दरख्वास्त की है। रोजनामा इंडियन एक्सप्रेस में शाया रिपोर्ट के मुताबिक गार्डियन अखबार में अपने एक मजमून में नाथन लॉ ने बरतानिया में सियासी पनाह लेने का जिक्र किया है। अपने मजमून में 27 बरस के नाथन लॉ ने कहा है कि वो हांगकांग में जमहूरियत को दरपेश खतरे के बारे में दुनिया को बताना चाहते हैं। उन्होंने लिखा है कि एक तवील अरसे से बहुत सारे लोगों ने इस ख्याली तस्वुर के तहत काम किया कि चीन मगरिब का एक स्ट्रेटेजिक शराकतदार होगा और शायद इससे बढ़कर एक जमहूरी दुनिया का भी हिस्सा होगा, लेकिन अब इस फरेब से बेदार होने के अमल में वक्त लगेगा। अखबार लिखता है कि नाथन लॉ चीन नवाज हुक्काम के जरिए बुनियादी आज़ादी को कुचलने वाले ड्राफ्ट सिक्योरिटी कानून से पहले जून में ही हांगकांग से रवाना हो चुके थे। गुज़श्ता बरस हांगकांग में लाखों लोगों ने हवालगी से मुतालिक एक मुजव्वज़ा बिल के खिलाफ मार्च किया था, जिसके मंजूर हो जाने से मुबैना मुजरिमों को सरजमीन चीन में जिला वतन करना आसान हो जाता। इस मुजव्वज़ा बिल की वजह से महीनों तक हांगकांग में मुजाहिरे जारी रहे, जिसे कुचलने के लिए हुक्काम ने क्रैकडाउन का सहारा लिया था। इस क्रैकडाउन के खिलाफ अमेरिका ने चीफ एग्जीक्यूटिव कैरी लैम समेत बीजिंग हामी हांगकांग के अफसरान के खिलाफ पाबंदियां आयद की थीं और बरतानिया ने हांगकांग के लाखों अहल अफराद के लिए इमिग्रेशन के अपने दरवाजे खोल दिए थे। ब्रेग्जिट मामले पर यूरोपीय यूनियन आइंदा बरस भी बरतानिया से बातचीत के लिए तैयार है। रोजनामा हिंदुस्तान में शाये एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के 2 सिफारतकारों ने यूरोपीय यूनियन के मुज़ाकरातकार मिशेल बार्नियर के ब्रेग्जिट मामले की ताज़ा सूरत हाल की मालूमात दिए जाने के बाद कहा कि इस मामले में काफ़ी पेशरफ्त हुई है और ज़्यादातर मामले या तो हल किए जा चुके हैं या हल किए जाने वाले हैं। अखबार लिखता है कि यूरोपीय यूनियन के एक सिफारतकार ने कहा कि माहीगिरी वाले इलाके से मुताल्लिक इख्तलाफात अभी हल होते नज़र नहीं आ रहे हैं और ये कि यूरोपीय यूनियन माहीगिरी से मुताल्लिक माहिदे पर अपने मौके पर ही कायम है और कोई नरम रुख अपनाने को तैयार नहीं है। अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर यूरोपीय यूनियन के सिफारतकार ने कहा कि यूरोपीय यूनियन के मुज़ाकरातकार माहिदे पर मोहर लगाने की आखिरी मरहले में हैं और ये कि यूरोपीय यूनियन बरतानिया के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं करेगा। उर्दू न्यूज़ मैगजीन के तहत अभी आप सुन रहे थे हालात हाजरा पर मबनी जहानुमा। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से हम आपसे मुखातिब हैं। अब पेश है आज की बात। नीयत अगर अच्छी हो, मौक़िफ़ अगर वाज़ेह हो तो फिर कौल अमल में तज़ाद नहीं होता। इक़्तिसादी कामयाबियों के हुसूल में दुश्वारी पेश नहीं आती। रिश्तों का इस्तेहकाम खदशात की नज़र नहीं होता, लेकिन पाक लीडरों ने कौल अमल के तज़ाद पर कभी तवज्जो नहीं दी। बात दहशतगर्दी मुखालिफ जंग की हो या किसी मुल्क से रिश्तों के निभाह की, पाक लीडरों का रवैया हमेशा ही बहलाने वाला रहा। ये समझने के लिए वो कभी तैयार नहीं हुए कि झूठ की बुनियाद पर बहलाने का खेल ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता।
ایک نہ ایک دن سچ کی روشنی جھوٹ کو عیاں کر دیتی ہے۔ دہشت گردی مخالف جنگ میں پاکستان کا دوہرا معیار عالمی برادری کے سامنے آ چکا ہے۔ اس سلسلے میں عالمی برادری پاکستان پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ ممالک جو ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا کرتے تھے، دہشت گردی پر دوہری پالیسی اور رشتوں کے تئیں پرخلوص نہ ہونے کی وجہ سے اس سے خوش نہیں ہیں۔ امریکہ کے بعد سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی دوری اختیار کرنے سے پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کی اقتصادیات کا پٹری پر آنا مشکل ہو گیا ہے۔ پاک حکومت بظاہر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی سرد مہری ختم کرنے کے لیے کوشاں ہیں، مگر یہ ممالک پاکستان کی حقیقت سمجھ چکے ہیں۔ چنانچہ سعودی عرب کو یہ اندازہ ہے کہ پاکستان مالی مشکلات سے دوچار ہے، اس کے باوجود قرض واپسی کے لیے اس نے زور دیا۔ سعودی عرب کا قرض ادا کرنے کے لیے پاکستان کو چین سے قرض لینا پڑا۔ ادھر متحدہ عرب امارات نے دہشت گردی سے متاثرہ اور سعودی مخالف جن 13 ممالک کے لوگوں کو نیا ویزا جاری نہ کرنے کا اعلان کیا ہے، ان میں پاکستان بھی شامل ہے۔ متحدہ عرب امارات کی طرف سے یہ واضح انتباہ ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے معاونت سے توبہ کرے اور رشتوں کا نباہ پرخلوص طریقے سے کرے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اس حقیقت کا اقرار کیا ہے کہ سعودی عرب سے ہمارے تعلقات پٹری پر نہیں ہیں، تناؤ کی صورتحال ہے، ہمیں اسے ٹھیک کرنا ہوگا۔ ہمارے سب سے قریبی رشتے تو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے ہی ہیں، لیکن ایسا لگتا نہیں کہ پاک حکومت حالات تبدیل کرنے کی عملی کوشش کرے گی۔ پاک حکومت کو اگر واقعی پاکستان کی مثبت امیج عزیز ہوتی تو وہ رشتوں کے نباہ کے تئیں سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی، دہشت گردی سے ناطہ توڑ لیتی، لیکن وہ ایک طرف یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہر ممکنہ کارروائی کر رہی ہے، تو دوسری طرف طالبان کے سابق کمانڈر احسان اللہ احسان جیسے دہشت گرد اس کی حقیقت آشکارا کر دیتے ہیں۔ احسان اللہ احسان نے اپنے ایک بیان میں یہ بات بتائی کہ پاکستانی فوج اور ISI نے کیسے ہندوستانی اور امریکی فورسز کو نشانہ بنانے کے لیے مختلف دہشت گرد گروپوں کی مدد کی۔ پاکستان کے سیاستدانوں اور دہشت گردوں کے ساز باز کو بھی احسان اللہ احسان نے منکشف کیا۔ ان حقائق کے مد نظر پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے باہر نہیں نکل پا رہا ہے، اسے مالی مشکلات کا سامنا ہے، برآمدات میں اضافہ اور سرمایہ کاروں کو متوجہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ دہشت گردی نے امریکہ، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسے ان ملکوں کو بھی پاکستان سے دوری اختیار کرنے پر مجبور کر دیا ہے، جنہوں نے اس کے بدلنے کا بہت انتظار کیا۔ 9/11 کے بعد امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع کی تھی۔ یہ جنگ انسانوں کے تحفظ کے لیے تھی، اس لیے دنیا بھر کے ملکوں کا امریکہ کو ساتھ ملا۔ بظاہر پاکستان بھی اس کے ساتھ آیا، لیکن جلد ہی امریکیوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ دہشت گردی پر پاکستان کا دوہرا معیار ہے، اسی لیے وہ اپنی زمین کو دہشت گردی سے پاک نہیں کرتا۔ چنانچہ امریکہ نے اسی مناسبت سے تیاری کی۔ ایک خفیہ آپریشن میں امریکی فورسز نے ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کو مار ڈالا۔ اس کے بعد پاکستان یہ کہنے کی پوزیشن میں کبھی نہیں رہا کہ دہشت گردی پر اس کا دوہرا معیار نہیں ہے، وہ دہشت گردوں کو پناہ نہیں دیتا ہے۔ خود پاکستان کے امن پسند لوگ دہشت گردی کی نذر ہوتے رہے ہیں، اس کے باوجود دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاک فوج حتمی کارروائی نہیں کر پاتی تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ دہشت گردی کو پاکستان نے ایک مستقل پالیسی کی طرح اپنا لیا ہے۔ اسے چھوڑنا اس کے لیے ناممکن سا ہے، مگر یہ صورتحال ان پاکستانیوں کے لیے باعث تشویش ہے جو امن کی اہمیت سے واقف ہیں، جو جانتے ہیں کہ دہشت گرد انسانیت کے دشمن ہیں، انہیں پناہ دے کر کوئی ملک آباد نہیں رہ سکتا۔ آپ سن رہے تھے آج کی بات۔ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے آپ سنتے ہیں خبرنامہ کے تحت خبریں۔ رضی احمد سے خبریں سنیے۔ جموں کشمیر میں DDC انتخابات میں BJP 74 سیٹیں حاصل کر کے واحد سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری ہے۔ نیشنل کانفرنس کو 67، PDP کو 27 اور کانگریس کو 26 سیٹیں ملی ہیں۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ نئے زرعی قوانین کے بارے میں کسانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بات پھر کہی کہ نئے قوانین کسانوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں۔ کووڈ-19 سے صحتیابی کی قومی شرح بہتر ہو کر 95.69% ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل وشو بھارتی یونیورسٹی شانتی نکیتن کی 100 سالہ تقریبات سے خطاب کریں گے۔ اسرائیل میں اگلے سال انتخابات ہوں گے کیونکہ پارلیمنٹ بجٹ کو مقررہ مدت کے اندر منظور نہیں کر سکی۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں کل 280
ضلع ترقیاتی کونسل حلقوں میں سے کل 280 ضلع ترقیاتی کونسل حلقوں میں سے 276 کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 74 سیٹیں حاصل کر کے بی جے پی سر فہرست ہے، جس کے بعد جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کا نمبر آتا ہے جس نے 67 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ 49 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ محبوبہ مفتی کی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے 27، انڈین نیشنل کانگریس نے 26 اور جموں کشمیر اپنی پارٹی نے 12 سیٹیں حاصل کی ہیں۔ جے این کے پیپلز کانفرنس کو 8 سیٹیں ملی ہیں۔ سی پی آئی ایم نے 5 اور جے کے پی ایم نے 3 سیٹیں حاصل کی ہیں۔ جموں کشمیر نیشنل پینتھرز پارٹی اور پی ڈی ایف کو 2 سیٹوں پر کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ بہوجن سماج پارٹی نے 1 حلقے میں جیت درج کی ہے۔ جموں میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کے سینئر رہنما انوراگ ٹھاکر نے ڈی ڈی سی چناؤ نتیجوں کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جمہوریت کی جیت ہے۔ اروناچل پردیش میں کل کے بلدیاتی اداروں کے انتخابات میں 53% ووٹنگ ہوئی ہے۔ ریاستی انتخابی کمیشن کے سیکریٹری نے کل رات نامہ نگاروں کو بتایا کہ ووٹنگ کے فیصد میں اضافہ متوقع ہے، کیونکہ مختلف اضلاع سے ابھی بھی اعداد و شمار موصول ہو رہے ہیں۔ شہری بلدیاتی اداروں میں اصلاحات کے سلسلے میں آندھرا پردیش اور مدھیہ پردیش نے سبقت حاصل کی ہے۔ دونوں ریاستوں نے اخراجات سے متعلق محکمے کی بتائی گئی اصلاحات کو کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا ہے۔ کووڈ-19 عالمی وبا سے پیدا مسائل سے نمٹنے کے لیے حکومت نے 17 مئی کو ریاستوں کے قرض لینے کی حد کو ریاستی مجموعی گھریلو پیداوار کے 2% تک بڑھا دیا تھا۔ شہری بلدیاتی اداروں کی کامیابی کے ساتھ اصلاح سازی کی بدولت آندھرا پردیش اور مدھیہ پردیش کو کھلے بازار سے 4,898 کروڑ روپے کے مالی وسائل کے بندوبست کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ نئے زرعی قوانین کسانوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہیں، لیکن جو لوگ ملک اور کسانوں کی ترقی نہیں چاہتے وہ ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بعض لوگ کسانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، جبکہ زرعی قوانین کسانوں کے مفاد میں ہیں۔ جناب یوگی آج صبح لکھنؤ کے لوک بھون میں کسانوں کے ایک اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ زرعی منڈیاں بدستور کام کرتی رہیں گی، ایم ایس پی کا نظام جاری رہے گا اور زرعی قوانین سے کسانوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جناب یوگی نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی والی مرکزی سرکار نے آزادی کے بعد کسانوں کے لیے سب سے زیادہ فلاحی اسکیمیں شروع کی ہیں۔ یہ خبریں آل انڈیا ریڈیو سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ملک میں کووڈ-19 سے صحت یابی کی شرح بڑھ کر 95.69% تک پہنچ گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 26,000 سے زیادہ کووڈ مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ صحت کی وزارت نے کہا ہے کہ شفا یاب ہونے والے مریضوں کی کل تعداد بڑھ کر 96,63,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ فی الحال ملک میں زیر علاج مریضوں کی تعداد تقریباً 2,89,000 ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 23,950 نئے معاملوں کی خبر ملی ہے، جس کے بعد ملک میں اس بیماری میں مبتلا ہونے والے لوگوں کی کل تعداد 1,99,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ فی الحال بھارت میں اس بیماری سے مرنے والوں کی شرح 1.45% ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 333 اموات کی خبر ملی ہے، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 1,46,444 ہو گئی ہے۔ حکومت نے کل کہا ہے کہ برطانیہ میں کورونا وائرس کے جس نئے اسٹرین کا انکشاف ہوا ہے وہ ابھی بھارت نہیں پہنچا ہے۔ نیتی آیوگ کے ممبر صحت ڈاکٹر وی کے پال نے کل نئی دلی میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ تشویش کی کوئی بات نہیں ہے، البتہ چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ گجرات میں وندے بھارت پرواز کے ذریعے لندن سے احمد آباد کے سردار ولبھ بھائی پٹیل بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اترنے والے 4 مسافر جانچ کے بعد کووڈ-19 سے متاثر پائے گئے ہیں۔ اس ہوائی جہاز میں 275 مسافر سوار تھے۔ متاثر پائے جانے والے مسافروں کو علاج کے لیے احمد آباد میونسپل کارپوریشن کے زیر انتظام SVP اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ برطانیہ میں کل بڑی تعداد میں نئے کووڈ-19 انفیکشن کے معاملوں کا پتہ چلا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 36,804 نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور مزید 691 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔
कोविड-19 के मामलों में इजाफे के पेश नज़र भूटान में आज से 7 दिन का लॉकडाउन शुरू किया गया है। अपने एक बयान में भूटान के वज़ीर आज़म लोटे शेरिंग ने कल कहा कि लॉकडाउन 7 दिन के लिए लगाया गया है, जिसका इतलाक आज से होगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से हुकूमत को वबा को काबू में करने में मदद मिलेगी। हिमालयाई ममलकत की वजारत सेहत के जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक अब तक मुल्क में कोविड-19 के 479 मामलों का इंकशाफ हुआ है, जिनमें से 430 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। भूटान में कोविड-19 से अभी किसी की भी मौत वाक़ई नहीं हुई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शांति निकेतन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी की 100 साला तकरीबात से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। मगरबी बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ और मरकजी वज़ीर तालीम भी इस मौके पर मौजूद होंगे। विश्व भारती की बुनियाद 1921 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने रखी थी और मई 1951 में पार्लियामेंट के कानून के तहत इसका ऐलान एक मरकजी यूनिवर्सिटी और एक कौमी अहमियत के हामिल इदारे के तौर पर किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय साइंसदानों ने इख्तराई तौर तरीक़ों से तहक़ीक़ का काम अंजाम दिया है और भारत की तकनीकी सनत आलमी मसाइल के हल में पेश है। जनाब मोदी ने कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत बैनुल-अक़वामी साइंस फेस्टिवल IISF में इफ्ताही खुतबा देते हुए कहा कि भारत के पास आलमी दर्जे के साइंसी हल के हुसूल के लिए आदाद-ओ-शुमार, एक बड़ी आबादी, मांग और जमहूरियत मौजूद है। उन्होंने कहा कि साइंस, टेक्नोलॉजी और इख्तरा में भारत की विरासत मालामाल है और हमारी तमाम कोशिशों का मकसद भारत को साइंसी तदरीस के लिए सबसे ज़्यादा काबिल एतबार मरकज़ बनाना है। दो अहम पार्टियों के इत्तेहाद से कायम हुकूमत के मुकर्रर मुद्दत में लगातार दूसरी मरतबा स्टेट बजट मंजूर कराने में नाकाम रहने की वजह से कल रात इसराइल की पार्लियामेंट तहलील कर दी गई। आइंदा बरस मार्च में इसराइल में 2 साल में चौथी मरतबा इंतखाबात कराए जाएंगे। पिछले 2 इंतखाबात गैर फैसला कुन साबित हुए थे, जिसकी वजह से कौमी इत्तेहाद हुकूमत तश्कील दी गई थी। कानून के मुताबिक 2020 के बजट को मंजूर करने की मुकर्रर मुद्दत गुजर जाने के बाद इसराइल की पार्लियामेंट खुद ब खुद तहलील हो गई। वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू और उनके साबिक इंतखाबी हरीफ वज़ीर दिफा बेनी गांट्स ने अप्रैल 2019 के बाद से 3 गैर फैसला कुन इंतखाबात के बाद मई में इत्तेहादी हुकूमत कायम की थी। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। जम्मू कश्मीर में DDC इंतखाबात में बीजेपी 74 सीटें हासिल करके वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 67, PDP को 27 और कांग्रेस को 26 सीटें मिली हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नए ज़रई क़वानीन के बारे में किसानों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने ये बात फिर कही कि नए क़वानीन किसानों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। कोविड-19 से सेहतयाबी की कौमी शरह बेहतर होकर 95.69% हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन की 100 साला तकरीबात से खिताब करेंगे और इसराइल में अगले साल इंतखाबात होंगे, क्योंकि पार्लियामेंट बजट को मुकर्रर मुद्दत के अंदर मंजूर नहीं कर सकी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। इस खबरनामे के साथ ही उर्दू न्यूज मैगजीन का आज का शुमारा अब इख्तिताम पजीर होता है। अगला प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, शब बखैर, जय हिंद।